आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए F इज इक्वल टू आर बाई टू। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसमें जो पोल होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा आधी होती है। यानी मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हमेशा F इज इक्वल टू आर बाई टू रहता है, यानी फोकल लेंथ की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी रहती है। कारण मैंने आपको बता दिया कि पोल ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और बीचों बीच होता है फोकस। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हो गया R और पोल से फोकस तक हो गया F। तो F जो होगा वो पूरे R का हाफ होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्वेक्स मिरर के लिए करने जा रहे हैं। तो हेडिंग में लिखी हुई डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू आर बाई टू फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कंसीडर द सिचुएशन ये कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एक्स डैश मान सकते हैं हम लोग। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिए, ये ए हो गया। सपोज बी पॉइंट पे इंसिडेंस हो जाएगी, अभी मैं बी लिख दूंगा, चलिए ठीक है बी यहाँ लिख देते हैं। बी पॉइंट पे गिरा। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आप तुरंत नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने से क्या होगा, जहां पे भी एक्सिस को कट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको आप नॉर्मल मार्क कर दीजिए n। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं I। फिर इतना ही एंगल बनाते हुए लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली फिगर बिल्कुल वैसे ही लगे जैसा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बीचों बीच का फोकस का पॉइंट ये है। ठीक है ना, इस जगह पे ये है फोकस का पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं बना दूं तो इसके करस्पॉन्डिंग में ऐसे रिफ्लेक्ट करा दूंगा। समझ गए नहीं समझ गए? मतलब कुल मिला के ये आपका मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ए ये है, बी ये है, सी बना दिया है, तो चलिए इसको डी कह देते हैं। ठीक है, तो इफ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लगेगी गणित यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स लगानी है तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं। बुद्धि उसमें यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपोजिट एंगल्स है ना, तो ये एंगल FBC जो होगा, यानी ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, राइट। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एंगल जो है एंगल FBC बराबर हो जाएगा एंगल NBD के। तो एंगल FBC तुम्हारा एंगल NBD कितना है, R है, तो ये हमारा R हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आगे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो ये लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है उस पर ये एज अ ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, सॉरी ये भी एज अ ट्रांसवर्सल ही जा रही है। तो अगर देखा जाए तो अगर ये एंगल I होगा तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी I हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के आधार पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, NC वाली जो रे है, NC ये वाली रे, देखिए ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो तुम्हारा जो एंगल है एंगल BCF जो होगा वो एंगल ABN के बराबर हो जाएगा। एंगल BCF एंगल ABN I है, तो ये एंगल किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के आधार पे क्या होता है, एंगल I की वैल्यू एंगल R के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो I और R के अगर बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन एंगल FBC और एंगल BCF बराबर हो गए, यानी एक ही ट्रायंगल BCF के दो एंगल्स बराबर हो गए। ये पहचान है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल BCF इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है
कि दो साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, यानी सबसे बड़ी वाली साइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब यहां से ये निकल रहा है कि जो FB है और जो FC है वो बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। और अब यहाँ पे कहानी में बहुत ही जोरदार घातक सा ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए दो प्रकार की रेस होती है, पैरा एक्सियल और मार्जिनल। मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपसे बोल देते हैं बिकॉज मिरर इज स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल, है ना, इस तरीके से बोल देते हैं। तो उसके बाद पता नहीं कोई एजम्पशन लगता है, भगवान जाने कुछ हो जाता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं अपर्चर स्मॉल क्यों बोला जाता है, व्हाई अपर्चर इज सेड टू बी स्मॉल। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो हिस्सा होता है जितने पे लाइट गिर सकती है। अपर्चर उतना एरिया, उतना पार्ट होता है जितने पे लाइट गिर सकती है, उसको अपर्चर कहते हैं। तो क्यों अपर्चर छोटा लिया जाता है, यानी हम क्यों मानते हैं कि जितने पे लाइट गिर रही है वो बहुत छोटा है, ठीक है। फिगर में इतना बड़ा बना देते हैं, उसके बाद कह देते हैं हल्लो छोटा, ये कोई बात नहीं। बात क्या है मैं आपको बताता हूं, समझिएगा। यहां पे मैटर ये है कि दो प्रकार की रेज होती हैं, एक होती है पैरा एक्सियल और एक होती है मार्जिनल, ठीक है। पैरा एक्सियल रे बहुत नजदीक होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज पैरा एक्सियल। और मार्जिनल रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होती है, ठीक है। तो होता क्या है, एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है एक तरीके का, जिसकी वजह से होता यह है कि जो पैरा एक्सियल रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है और मार्जिनल रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये है कि पैरा एक्सियल रे को जब हम एक्सटेंड करते हैं, जब बढ़ाते हैं पीछे, तो ऐसा लगता है कि वो बड़ी दूर कहीं जाके यहां कहीं जाके मिल रही है, यानी फोकस जो है भाई, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस मिलना चाहिए, तो पैरा एक्सियल रेस के हिसाब से फोकस यहां हुआ। लेकिन जब मार्जिनल रेस की रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे करते हैं तो ये यहीं पे मिल गया, यानी मार्जिनल रेस के हिसाब से फोकस यहां हुआ। यानी बीच में जो रेस आएंगे उनका क्या, वो तो शीशा लेकर मचा देंगे, यहाँ 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 हर जगह फैल जाएंगे। यानी क्या कोई क्लियर इमेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। बाय द वे कोर्स से हटा दिया गया है अब, लेकिन ये एबरेशन है, समस्या है कि इसके शेप की वजह से जो प्रिंसिपल एक्सिस की पास की जो रेज होती हैं और जो दूर की रेज होती हैं और बीच की जो रेज होती है वो अलग अलग जगह पर कन्वर्ज होती हैं, अलग अलग जगह पर मिलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो इमेज बननी चाहिए वो एकदम शार्प, ब्राइट, क्लियर नहीं बन पाती। इस वजह से लोगों ने दिमाग लगाया कि ऐसा करेंगे कि हम ऊपर का हिस्सा लेंगे ही नहीं, मतलब हम मिरर को बहुत छोटा मानें। तो मिरर को जब आप बहुत छोटा मानेंगे तो जो मार्जिनल रे होगी वो ऊपर से ही निकल जाएगी, और जो रिफ्लेक्शन जिसका होगा वो सिर्फ कौन सी होगी? पैरा एक्सियल रे होगी। आई बात समझ में? इसलिए अपर्चर छोटा लिया जाता है ताकि मार्जिनल रे को कंसीडर ही ना किया जाए, तो मार्जिनल रे वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ पैरा एक्सियल रे और छोटा मिरर लेंगे, खर्चा भी कम, ठीक है। यानी कुल मिला के इकोनॉमिक भी हो जाएगा। तो कुल मिला के लोगों का तरीका क्या है, तो समझ गए ना। मतलब ये जो तुमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखाया है ये बी, ठीक है, ये इस पी के बहुत नजदीक है, दिस इज पैरा एक्सियल। ये बी पॉइंट जहां पे लाइट गिरती है, जो मैंने भी आसमान पे बनाया है, ये बी पॉइंट जो है जो पी से काफी दूर है, वो वास्तविकता में वहां नहीं है। कहां है? एक्चुअली में यहां कहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो एफ बी आपने बनाया था, एफ बी देखिए ब्लैक कलर की लाइन से, वो एक्चुअली ऐसी नहीं है, वो कैसी है? ऐसी है, समझ रहे हैं। यानी कि इस तरीके से आपका एफ बी और एफ पी लगभग देखिए कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो मैं लिखने जा रहा हूं, अब आप डरिएगा नहीं, कभी भी अगर आपसे बोल दिया जाए अपर्चर इज स्मॉल, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि हम सिर्फ पैरा एक्सियल रेस को कंसीडर करना चाहते हैं, क्योंकि मार्जिनल रेस और पैरा एक्सियल रेस अलग अलग पॉइंट पर इमेज बनाती है, तो इमेज ब्लर बनती है, शार्प नहीं बन पाती, इस वजह से ऐसा मानना पड़ता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। लेंस में भी ऐसे ही बोला जाएगा, उसका भी कारण यही बनेगा, ठीक है, स्मॉल। देयरफॉर क्या हो जाएगा?
B is very close to P, therefore FB जो है वो अप्रोक्सीमेटली FP के बराबर आ जाएगा। FB और FP ये देखिए 4, ठीक है, 4 डॉट बना दिए, तो ये लगभग बराबर हो गया। और FP होता कितना देखिए, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये प्लस में लिखा जाएगा। हाँ, जितने भी डेरिवेशन करेंगे सब साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। एक दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे बिना साइन कन्वेंशन के डेरिवेशन होता है, वो कहां होगा वो फ्यूचर में जब आएगा मैं बता दूंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 99.99% केस में सारे डेरिवेशन विद साइन कन्वेंशन ही किए जाएंगे। तो FP की वैल्यू प्लस F के बराबर हो गई, यानी अल्टीमेटली ये आ गया प्लस F, यानी FB इज इक्वल टू प्लस F यहां पे रख देते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन FB के प्लेस पे प्लस F आ जाएगा, तो प्लस F ये हो गया इज इक्वल टू FC, इक्वेशन नंबर 4। बस काम खत्म, काम आपका हो गया है, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर अगर आप फिर से देखें तो आपको सब कुछ बढ़िया चमकदार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, देखिए कि जो आपका PC है वो PF प्लस FC के सम के बराबर है। PC टोटल PF प्लस FC के सम के बराबर। PC कितना, P से C तक R है, प्लस का R। PF कितना है, प्लस का F, ठीक है। और बचा क्या, FC की वैल्यू आ चुकी है 4th से, तो फ्रॉम 4th इक्वेशन तो प्लस R इज इक्वल टू प्लस F प्लस F, FC की जगह फिर से प्लस F, तो कुल मिला कितना हो गया 2F इज इक्वल टू R, सो इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू R बाय 2। मेरा एक खास ओपिनियन ये है कि जब भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें न्यूमेरिकल्स के दौरान, तो इन दोनों चीजों की वैल्यू को विद साइन रखें। मतलब ऑब्वियसली एक चीज पता होगी, एक निकालनी होगी, तो किसी भी एक चीज की जिसकी वैल्यू रखनी है उसकी वैल्यू आप विद साइन रखेंगे। इस प्रकार से डेरिवेशन संपन्न हुआ। हाँ तो भाई देवियों से जुनो, अब हमको करना है डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू R बाई 2 फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव तरीका वही है, सब कुछ वही है, बस हल्का हल्का सा चेंजमेंट है। साइन कन्वेंशन उल्टी दिशा का है, लेकिन आंसर अब भी वही आएगा जैसा कि मैं कह चुका हूँ। तो मैं पूरा डेरिवेशन कर चुका हूँ, मैं आपको ऊपर से बस समझा देता हूँ फॉर द टाइम सेविंग पर्पस, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है XX डैश, ये हमारा AB इंसिडेंट रे, B पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो NC ये नॉर्मल हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद ये इधर से रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। तो जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो BD इज द रिफ्लेक्टेड रे, F इज द फोकस, ये P पोल है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस -F और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की -R, क्योंकि लेफ्ट साइड में मेजर किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया। अब देखिए अगर देखा जाए तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही ये एंगल I माना हुआ था, क्योंकि ये एंगल I है इस वजह से ये I हो जाएगा। तो हमने एक डैश बना के इसको इक्वल शो भी कर दिया, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए एंगल BCF यानी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ABC के, एंगल ABC के बराबर होगा। और एंगल ABC फिगर में साफ साफ पता है कि एंगल I है, इसलिए एंगल BCF I हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो I और R बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो I की वैल्यू है एंगल BCF, तो I के प्लेस पर हमने एंगल BCF लिख दिया, और R के प्लेस पर देखिए एंगल CBF, ठीक है। R क्या है, CBF है। तो एक ही ट्राइंगल के फिर से एक बात आ गई, सेम वही हो गया लगभग पूरा, यहाँ से उस मतलब डायग्राम में चेंज है, बस इतना चेंज है, बाकी लगभग सेम है 99%। एंगल BCF आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब दो साइड्स FB और FB और FC बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अपर्चर छोटा है तो इसका मतलब ये B पॉइंट जो आसमान में दिखा है वो यहाँ नहीं, वो एक्चुअली यहाँ है, जिसकी वजह से ये FB ऐसा नहीं है, ये FB ऐसा है, ठीक है। आपको अलग से बना के इसलिए दिखा ताकि समझ में आ जाए। यानी साफ साफ दिख रहा है कि FP यानी FPF जो है वो FB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि FB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP विच इज -F, FP की वैल्यू -F ली गई है। तो जब ये FB की वैल्यू -F आ गई तो यहाँ पे रखेंगे FB की वैल्यू -F, तो -F इक्वल टू FC, -F इक्वल टू FC आ गया, बस काम खत्म। PC इज इक्वल टू PF प्लस FC, तो PC की वैल्यू -R है, PF की वैल्यू -F है, और FC की वैल्यू ये रखी है -F, यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया, फिर से आंसर वही आ गया। इस केस में भी जब लगाएंगे तो हमेशा इस फॉर्मूले को तभी यूज करिएगा जब वैल्यू विद साइन हो अपने पास, ठीक है।